रात का सन्नाटा हमेशा से डरावना होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती के पास बसे पुराने गांव बेदीपुर का सन्नाटा कुछ अलग था। वह सिर्फ खामोश नहीं था, वह जैसे किसी का इंतजार करता था। आधी रात बीत चुकी थी, आसमान में आधा चांद टंगा था, लेकिन उसकी रोशनी धुंधली और राख जैसी लग रही थी। हवा बिल्कुल थमी हुई थी। दूर दूर तक सिर्फ अरहर के खेत फैले थे, जो अंधेरे में ऐसे दिखते थे जैसे हजारों लोग झुककर किसी को घूर रहे हों। माधव अपनी पुरानी साइकिल पर गांव लौट रहा था। 5 साल बाद उसकी साइकिल की चैन बार बार खड़खड़ की आवाज कर रही थी। हर आवाज सुनसान रात में और डरावनी थी। उसके माथे पर पसीना था, जबकि हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। उसकी माँ ने कई बार मना किया था, सूरज ढलने के बाद बेदीपुर की पगडंडी पर मत जाना, लेकिन शहर की नौकरी में देर हो गई। अब उसके पास यही रास्ता बचा था। जैसे जैसे वह गांव के करीब पहुंचा, उसे महसूस होने लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। धीमे कदम, सूखी मिट्टी पर घिसटती आवाज। माधव ने साइकिल देखी, आवाज भी रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां सिर्फ धुंध थी। अचानक दूर कहीं सियार हुआ। माधव के शरीर में सिहरन दौड़ा। थोड़ी दूर आगे उसे विशाल बरगद का पेड़ दिखा। उसकी जटाएं जमीन तक लटक रही थी, जैसे कोई बूढ़ी चुड़ैल अपने बाल फैलाकर बैठी हो। नीचे एक चबूतरे पर धुंधली रोशनी जल रही थी। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा हुक्का पी रहा था। राम राम काका, माधव ने डरते हुए कहा। बूढ़े ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें बहुत छोटी थीं, लेकिन उनमें अजीब चमक थी। बहुत देर कर दी बिटवा, उसने भारी आवाज में कहा। बेदीपुर अब मेहमानों का इंतजार नहीं करता। माधव घबरा गया। काका, माई बीमार है, वही देखने आए हैं। बूढ़ा हल्का मुस्कुराया, फिर बोला, आगे 3 मोड़ मिलेंगे, कुछ भी सुनाई दे, कोई भी पुकारे, पीछे मुड़कर मत देखना। उसकी आवाज अचानक गंभीर हो गई। अगर पीछे मुड़े तो कभी बेदीपुर नहीं पहुंच पाओगे। माधव ने बात को मजाक समझा और आगे बढ़ गया। पहला मोड़ आते ही उसके कान के पास ठंडी सांस महसूस हुई। फिर आवाज आई, माधव, ओ बेटवा, हमरे लिए दवा नहीं लाया का? वह उसकी मां की आवाज थी, बिल्कुल वैसी ही। माधव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसका मन किया पीछे मुड़ जाए, लेकिन बूढ़े की बात याद आ गई। वह तेजी से पैडल मारने लगा। कुछ देर बाद उसे लगा कि कोई दूसरी साइकिल भी उसके पीछे चल रही है। वही चैन की आवाज, वही खड़खड़ाहट, लेकिन जब भी वह रुकता, सब शांत हो जाता। आखिरकार वह गांव पहुंच गया। पूरा गांव अजीब खामोशी में डूबा था। कोई कुत्ता नहीं भौंक रहा था, कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे पूरा गांव मर चुका हो। माधव अपने घर पहुंचा। दरवाजा उसकी पत्नी सुधा ने खोला। उसका चेहरा पीला था और हाथ कांप रहे थे। माई कैसी हैं? माधव ने पूछा। सो रही हैं, सुधा धीमे से बोली। तुम हाथ मुंह धो लो, हम रोटी बनाते हैं। माधव आंगन में बैठ गया। तभी उसकी नजर तुलसी के पास रखे दिए पर पड़ी। दिया जल रहा था, लेकिन उसमें तेल नहीं, पानी भरा था। उसकी रीढ़ में ठंड उतर गई। वह धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ा और तभी उसने देखा, सुधा की परछाई दीवार पर नहीं थी। उसका गला सूख गया। सुधा, हमारी तरफ देखो। सुधा धीरे धीरे मुड़ी। उसके हाथ में थाली थी, लेकिन उसमें रोटी नहीं, गीली मिट्टी भरी थी। फिर उसका चेहरा बदलने लगा। आंखों से काला खून बहने लगा और उसकी आवाज अचानक किसी और की हो गई। हमने कहा था ना बिटवा, पीछे मुड़कर मत देखना। माधव चीख पड़ा। अचानक पूरा घर टूटने लगा। दीवारें बिखर गईं। सब कुछ धुएं में बदल गया और अगले ही पल माधव फिर उसी बरगद के नीचे खड़ा था। सामने वही बूढ़ा, वही हुक्का। बूढ़ा मुस्कुराया। बेदीपुर तो 10 साल पहले जलकर राख हो गया था बिटवा। माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने नीचे देखा। उसकी परछाई जमीन पर नहीं थी। वह बरगद की जटाओं से लटक रही थी, एक लाश की तरह, और मुस्कुरा रही थी। माधव डर के मारे भागा। उससे रास्ते में गांव का चौकीदार शंभू मिला। उसने माधव को टॉर्च देकर कहा, अगर बचना है तो पुराने कुएं में अपनी दवा की पोटली फेंक दो। माधव भागता हुआ कुएं तक पहुंचा, लेकिन वहां उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। कुएं के पास शंभू की सड़ी हुई लाश पड़ी थी। अगर शंभू मर चुका था तो अभी उससे बात कौन कर रहा था? अचानक कुएं के अंदर से उसकी मां की आवाज आई, नीचे आजा बिटवा। माधव कुएं में झांकने लगा।
नीचे हजारों आंखें चमक रही थीं। आग में मरे गांव वाले उसे घूर रहे थे। उनके बीच उसकी मां भी बैठी थी। माधव कूदने ही वाला था कि उसे जेब में रखी माचिस याद आई। उसने तीली जलाई और जैसे ही रोशनी हुई नीचे सब बदल गया। वहां सिर्फ सांप, हड्डियां और सड़ा हुआ मांस पड़ा था। माधव पीछे गिर पड़ा। अब उसे समझ आ चुका था, पूरा गांव उसे मारना चाहता था। वह भागते भागते पुराने मंदिर पहुंचा। वहां पुजारी बाबा बैठे थे। उन्होंने कहा, बेदीपुर गांव नहीं, एक हिसाब है। फिर धीरे धीरे सच सामने आने लगा। 5 साल पहले गांव की हवेली में आग लगी थी। माधव अपनी जान बचाकर भाग गया था, लेकिन उसने अपनी मां और पत्नी को बचाने की कोशिश नहीं की। उसने शहर जाकर झूठ बोल दिया कि वे बीमारी से मर गईं। पुजारी बाबा बोले, तुम अपनी जान बचा लाए, लेकिन अपनी रूह यहीं छोड़ गए। तभी मंदिर की दीवारें पिघलने लगी। सब कुछ धुएं में बदल गया। अब वहां सिर्फ जली हुई हवेली थी और सामने वही बूढ़ा खड़ा था। उसने जलती लकड़ी माधव की तरफ फेंकी। माधव के कपड़ों में आग लग गई, लेकिन उसे गर्मी नहीं, सिर्फ बर्फ जैसी ठंड महसूस हो रही थी। वह बाहर भागा। बरगद के नीचे अब पूरा गांव खड़ा था। मरे हुए लोग, सुधा, मां, शंभू, सब उसे घूर रहे थे। धीरे धीरे माधव के हाथ पैर लकड़ी जैसे सख्त होने लगे। उसकी त्वचा फटने लगी और उसमें से बरगद की जटाएं। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ काला धुआं। और तभी बूढ़े की आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। बेदीपुर को नया रक्षक मिल गया। Here! What is that thing? Help us!